आज हम वास्को डिगामा के बारे में देखेंगे। हमने पिछले सेशन में यह देखा कि आखिर क्यों यूरोपीय कंपनियां और किस रास्ते से भारत में आना चाह रही थी और आए भी। उसमें हमने यूरोप के कुछ देशों को देखा, जैसे इटली को भी देखा कि किस प्रकार से इटली को नुकसान हुआ था जब कुस्तुनतुनिया पर अरबों का आक्रमण होकर के और यह रास्ता जब ब्लॉक हो गया था, तो है ना। तो अब हम यूरोप वासी जो थे उसमें कई सारे देश ने, सर्वप्रथम स्पेन ने भारत आने की एक योजना बनाई कि अब भारत चला जाए। प्राचीन समय से ही भारत काफी समृद्ध रहा है, तो उसमें स्पेन के एक व्यक्ति चलते हैं कोलंबस, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है, वो चले जाते हैं अमेरिका। इसके बाद पुनः एक और व्यक्ति वहां से चलता है पुर्तगाल से, जिसका नाम होता है वास्को डिगामा। फाइनली उसको सफलता मिल जाती है और वास्को डिगामा यहां तक पहुंच जाता है। यूरोपियों के आगमन के क्रम में मैंने कल जो सेशन छोड़ा था वो यहां छोड़ा था कि वास्को डिगामा जब आया भारत में, तो वास्को डिगामा की मदद आखिर जमोरिन ने क्यों की, है ना। और जमोरिन ने, चूंकि अरबों का वहां पर अधिकार था, चाहे समुद्र हो या स्थल हो, उन क्षेत्रों में अरबों का पूरी तरह से अधिकार हो गया था। तुर्कों ने, अरबों ने किस तरह से पूरे जल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था वो हमने कल देखा था, ठीक है। अब चूंकि कोई पुर्तगाली यहां आ रहा है, कोई यूरोपियन यहां आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अरब वासी उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। हुआ भी ऐसा ही कि अरब वासियों ने, खुश रहिए अखिलेश, हाँ वेलकम कुंदन, अरब वासियों ने विरोध किया, लेकिन जमोरिन ने वास्को डिगामा का साथ दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके कारण वास्को डिगामा की मदद जमोरिन ने की थी? अब इसको भी थोड़ा हम आगे देखेंगे, तुरंत से कहानी नहीं बताएंगे, ठीक है। अब हम सीधा थोड़ा वास्को डिगामा के ऊपर चलते हैं, या पुर्तगालियों के क्या उद्देश्य थे भारत आने के, पुर्तगीज के, उस पर थोड़ा हम चलते हैं। इसके बाद आगे की चर्चा हम आगे थोड़ा पुर्तगालियों के बारे में देखते हैं। आखिर पुर्तगीज जो है, पुर्तगाली, आखिर पुर्तगाली क्यों भारत आना चाहते थे? क्या था इनका मूल उद्देश्य भारत आने का? पहला जो उद्देश्य था, ठीक है, पुर्तगाली भारत क्यों आना चाहते थे, या जो भी यूरोपियन थे वो क्यों आना चाहते थे? क्योंकि सर्वप्रथम पुर्तगीज ही आए, तो इनके बारे में ही हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला था व्यापार करना। व्यापार मतलब ट्रेड, है ना। ट्रेड करना, व्यापार करना इनका मूल उद्देश्य था कि यहां से व्यापार करना है, ठीक है। दूसरी बात कि अरबवासी और वेनिस, इनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकना और एशिया के क्षेत्र से इनको उखाड़ फेंकना, ठीक है। चाहे वो अरबवासी हो, अरबों की शक्ति को रोकना, ठीक है, अरबों की शक्ति, पावर को रोकना। देखिए, हमने पिछले सेशन में यह देखा था कि आखिर अरबियों ने ही, तुर्कों ने ही कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था, वर्तमान में जिसको इस्तांबुल कहा जाता है। और इसी कारण तो यूरोप और भारत के बीच जो कनेक्टिविटी थी, जो रास्ता स्थल मार्ग से जुड़ा हुआ था, वो रास्ता ब्लॉक हो गया था, है ना। और चूंकि वो इस क्षेत्र से व्यापार कर नहीं रहे थे, और ये क्षेत्र पूर्वी देश जो है, चाहे भारत हो या और भी कई जो देश हों, इसलिए ये महत्वपूर्ण थे क्योंकि यहां आबादी बहुत बड़ी थी, है ना, एक बहुत बड़ी आबादी थी। ध्यान दीजिएगा एक बात पर कि सिर्फ और सिर्फ
ये नहीं चाहते थे कि हम भारत में जाएं, व्यापार करें और भारत से कुछ सामान लेकर के अपने यहां जाएं और बेचें। वो अपने यहां से भी यहां पर वस्तुएं लाते थे और बेचते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़े बाजार की इनको तलाश थी। और बड़ा बाजार जो पूर्वी एशियाई जो क्षेत्र था, वहां पर रास्ता ब्लॉक हो गया था और करने वाले थे यही लोग। तो यानी कि कहीं ना कहीं यूरोपीय और अरबों के बीच में दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। अब पुर्तगालियों का जो मेन उद्देश्य था इधर आने का, वो ये था कि सबसे पहले तो व्यापार करना है, ट्रेड करना है, और दूसरा जो उनकी पावर, अरबों की जो पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसको रोकना है। दूसरा, तीसरा, ईसाई धर्म का प्रचार करना है। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करना है। ओके, अच्छा मैंने यहां पर ही लिख दिया, इसको हटा दो। ठीक है, ये इसका मूल उद्देश्य था। पुर्तगालियों के भारत आगमन के पीछे यही मूल उद्देश्य था। हुआ यूं, हाँ बिल्कुल, इकोनॉमिक्स का क्लास चलेगा, सर आज नहीं थे। ठीक है, आएंगे कल। 15वीं शताब्दी के पूर्व में पुर्तगाल के एक शासक थे जिनका नाम था हेनरी। ठीक है, जिनको हम हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जानते हैं। हेनरी, डॉन हेनरी इनको कहा जाता है। ठीक है, डॉन हेनरी। इन्हीं के प्रयासों से सर्वप्रथम भारत आने के लिए रास्ते की खोज की गई। ठीक है, भारत आने के रास्तों की खोज की गई, इसीलिए इनको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। जो केप ऑफ गुड होप मैंने आप लोगों को बताया था, अफ्रीका वाला क्षेत्र जहां से घूम करके और ये भारत में आ सकते थे यूरोपवासी, उसकी खोज में इनकी भूमिका थी, हेनरी की मुख्य भूमिका थी। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से कि समुद्र में कैसे भी हो, समुद्र से रास्ता खोजो कि भारत पहुंचा जा सके। ठीक है, अब देखिए, पोप के बारे में भी मैंने कल बताया था, पोप ने भी इसमें मदद की थी। अब इसके लिए एक कंपनी भी, पूरब के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी भी स्थापित की गई थी, और इस कंपनी का नाम था इंडिया। ठीक है, इस कंपनी का नाम था इंडिया। ठीक है, इंडिया नामक कंपनी की स्थापना पुर्तगालियों के द्वारा की गई। ठीक है, पुर्तगालियों ने एक कंपनी की स्थापना की इसलिए कि हम पूर्वी देशों के साथ जाकर के और व्यापार करेंगे। हमें पता है कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में तो आया 1498 ईस्वी में भारत में यह पहुंचता है, लेकिन वास्तव में एक शासक थे पुर्तगाल के जिनका नाम था अलेक्जेंडर 6। ठीक है, अलेक्जेंडर 6। ठीक है, अलेक्जेंडर 6 इनका नाम था। इन्होंने 1453 ईस्वी में ही, 1453 एडी, 1453 ईस्वी में ही इस कंपनी को मान्यता दे दी थी कि आप पूर्वी देशों के साथ जा करके और व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, आप पूर्वी देशों के साथ जाकर के व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो मनास राज एडुसोल ऐप में आपको आगाज बैच दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर जाकर के जानकारी ले लीजिए, या फिर नंबर आप लोगों के पास है ही, क्लास के बाद आप लोग कॉल कर लेंगे या मैसेज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ा सा कहानी पे हम लोग बात करते हैं, नहीं तो लय टूट जाएगा हमारा। ओके, अब इसमें अगर हम बात करें तो 1500 ईस्वी में
चलिए 1500 ईस्वी छोड़ देते हैं, अभी हम वास्को डिगामा के ऊपर चलते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा के बारे में अभी तक जो आपको कहानी बताई गई होगी उससे कहीं ज्यादा कहानी आज आपको बताऊंगा, और शायद इसके बारे में उतनी कहानी आपने नहीं जाना होगा जितना आज आपको जानने को मिलेगा। तो वास्को डिगामा सीधा हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1498 में पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा। ये केप ऑफ गुड होप होते हुए और कालीकट बंदरगाह पर केरल में आता है ना, और यहाँ के शासक जमोरिन से मुलाकात करता है, जिसके बाद इसको व्यापार करने की अनुमति मिलती है। इसके बाद ये यहाँ से कुछ मसाले लेकर के जाता है, जिससे 60 गुना का इसको लाभ होता है। फिर ये 1502 में दोबारा आता है और इसके बाद फिर ये वापस जाता है। इतना लगभग हम लोग जानते हैं, है ना, इतिहास में मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो। अच्छा रिया, ठीक है, लास्ट में हम बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है निकी कुमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वास्को डिगामा के बारे में। कौन था वास्को डिगामा? वास्को डिगामा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए बाबू, वास्को डिगामा की जहां तक बात है, हमने देखा कि कोलंबस ने यात्रा किया 1492 ईस्वी में, और 1492 में इन्होंने जब यात्रा प्रारंभ की थी भारत के लिए, स्पेन के निवासी थे, उसके लगभग 5 साल के बाद वास्को डिगामा ने सफर की शुरुआत की। कब? 1497 ईस्वी में। ठीक है, 1497 ईस्वी में इन्होंने सफर की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने सफर स्टार्ट कर दिया। पुर्तगाल से ये निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि वास्को डिगामा ऐसे नहीं निकला था। ठीक है, वास्को डिगामा ऐसा नहीं था कि एक नाव निकाला, समुद्र में लेकर के और चल दिया भारत की ओर, या जिस भी स्थल की तलाश थी इसको उधर की ओर ये निकल दिया। ऐसा नहीं था। ये वास्को डिगामा एक विशाल नौका के साथ सफर पर निकलता है। आपको बता दूं कि वास्को डिगामा जब निकलता है तो इसके साथ लगभग 200 नाविक थे। ठीक है, वास्को डिगामा के साथ 200 नाविक थे इसके साथ। ठीक है, 200 नाविक थे इसके पास। 1497 में ये निकलता है। ये जब निकलता है तो इसके साथ 4 और जहाज थे। ठीक है, सिंगल जहाज नहीं था, 4 और जहाज इसके साथ थे। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या थी? वास्को डिगामा में सबसे बड़ी खास बात यह थी कि ये खुद एक बहुत ही बढ़िया कैप्टन था ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कैप्टन था, कप्तान था। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कप्तान था ये वास्को डिगामा। इसकी सबसे अच्छी खास बात ये थी, ये जो जहाज से आ रहे थे ये लोग, 200 नाविक और खुद एक वास्को डिगामा और भी कई सारे यात्रियों को ये लेकर के, मतलब यात्री नहीं थे, इसके साथ सहायक लोग थे। जिन लोगों को ये लेकर के आया था वो भी खाली हाथ नहीं थे, वो भी अपने साथ हथियार के साथ आए थे, और वो भी आधुनिक हथियार। ठीक है, आधुनिक हथियार लेकर के ये आए हुए थे, क्योंकि इनको पता था कि आगे चल करके पता नहीं कौन मिल जाए, कौन सा स्थल मिल जाए जहां हमें मारा जाए, कोई टापू मिल जाए, क्या होगा जहां पर हम लोगों को खत्म। इसलिए हम अपनी सुरक्षा साथ लेकर के जाएंगे। ठीक है, वास्को डिगामा भारत की खोज करते हुए सर्वप्रथम अफ्रीका पहुंचता है। ठीक है, ये कहां पहुंचता है? सर्वप्रथम अफ्रीका पहुंचता है। ठीक है, अफ्रीका में पहुंचता है। अब अफ्रीका हो करके ही इसको भारत आना था। थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूं। देखिए, यह है अफ्रीका, ये यूरोप है, और यूरोप से इसको इधर से ऐसे आना था। ठीक है, ऐसे इसको आना था, तो जाहिर सी बात है कि ये तो अफ्रीका में ही आएगा, है ना। यहाँ तो अफ्रीका आया, ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेन है और ये पुर्तगाल है। ओके, यहाँ देखिएगा आराम से, ये है पुर्तगाल, और यहां से इसको ऐसे आना था। ठीक है, ऐसे आना था। कहानी अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा क्या थी कहानी पूरी। और ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, यहां पर इसको पहुंचना था। तो सर्वप्रथम जो है ये अफ्रीका में पहुंचता है। ठीक है, सबसे पहले जब अफ्रीका में ये पहुंचता है
तो उसको ये पता चला कि यार हम ऐसे जगह पर आ गए हैं जहां मतलब जिसकी मैं तलाश कर रहा था वो ये जगह नहीं है, मैं किसी और जगह की तलाश कर रहा हूं। तब अब उसको, अब अफ्रीका से भी आप देख सकते हैं कि भारत की दूरी कितनी ज्यादा है, यानी कि अभी भी वास्को डिगामा को एक लंबा सफर तय करना है समुद्र में, और अभी तक कितने दूर से ये यहां तक पहुंच चुका था, अफ्रीका तक ये पहुंच चुका था। यानी कि जब ये इतने दिनों से चले आ रहे हैं तो खाने पीने की वस्तुएं भी ये लेकर के आए होंगे, बीच में खाना पीना सब कुछ इनका हो रहा होगा। समुद्र के प्राकृतिक लहरों से भी इनको बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी यहां तक पहुंचने में। तो केप ऑफ गुड होप होते हुए जब यह हिंद महासागर में दाखिल होता है तो ये और इसके जो साथी थे वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, और कहा ऐसा जाता है कि इसके कई साथी तो बहुत गंभीर रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं। ठीक है, और उनके पास जो भी खाने पीने की वस्तुएं थी वो भी समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती हैं। जब अफ्रीका में इसको पता चला कि ये हमें हमारा जगह नहीं है, अभी और लंबा रास्ता तय करना है, तो पता है सबसे पहले कहां होल्ड करता है? मोजाम्बिक में। ठीक है, ये होल्ड करता है, रुकता है जाकर के मोजाम्बिक में। मोजाम्बिक, तस्वीरें दिखाता हूं आपको मोजाम्बिक की। ये देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप में ये है मोजाम्बिक। ठीक है, ये मोजाम्बिक है, और आने के बाद यहीं रुकता है, मोजाम्बिक में ये रुकता है। मैप में यहां पर है मोजाम्बिक। ठीक है, तो मोजाम्बिक में ये रुकने का फैसला लेता है कि कुछ दिन के लिए जो है वो मोजाम्बिक में रुका जाए, इसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोग, कई लोग बीमार भी पड़ चुके थे, थक भी चुके थे, खाने पीने की भी वस्तुएं नहीं थी। वहां पर एक सुल्तान शासन कर रहा था। उस सुल्तान से इन्होंने कहा कि देखिए, हम यूरोप से आ रहे हैं और हमें भारत में जाना है। ठीक है, इंडिया में उस जगह पर जाना है। हम बहुत बीमार भी पड़ चुके हैं, हमारे कई साथी बीमार भी पड़ चुके हैं, खाना भी हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारी मदद करेंगे? कोई भी किसी की मदद ऐसे ही जल्दी नहीं करता है। उस सुल्तान ने कहा कि गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, बनाते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो सुल्तान ने कहा कि इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तो वास्को डिगामा सिर्फ हथियार, खाना पीना, नाव यही लेकर के नहीं आया था, बहुत बेशकीमती आभूषण और बहुत सी चीजें भी लेकर के आया था। तो यहां का जो सुल्तान था, मोजाम्बिक का जो शासक था, जो सुल्तान था, इसको इन्होंने भेंट के तौर पर इसको काफी बेशकीमती तोहफे दिए। ठीक है, बेशकीमती तोहफे, ऐसे ही लिखा था ना, तोहफा, तोहफा लिखा था या तोहफा लिखा था? तोहफे, है ना, तोहफे ऐसे ही लिखा था, है ना। चलिए खैर, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, बेशकीमती तोहफे दिए। अभी शासक ने कहा कि ठीक है, खुश हो गया शासक, है ना। खुश होकर के और इसने इसको भारत जाने के लिए, वास्को डिगामा को भारत जाने के लिए रास्ता बताया कि देखिए, आप यहां से ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, और तब आप भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी दे दिया। और भारत के बारे में सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सुल्तान था, इस सुल्तान ने भारत के बारे में जो भी जानकारी इसको पता थी, सारा का सारा उगल दिया इसके सामने। अगर ये सुल्तान ही इसका विरोध कर देता, वास्को डिगामा का विरोध कर देता, क्योंकि देखिए अभी तो इसको मजा आ रहा है, आगे की कहानी जब बताऊंगा ना तो
आपको पता चलेगा। अभी इसको मजा आ रहा है सुल्तान को कि बड़ा हीरे मोती हम लोग हमें मिले इनसे, रास्ता सिर्फ बताने का। लेकिन भारत में आफत आने से पहले अफ्रीका में ही और मोजाम्बिक ये सब क्षेत्र में ही आफत आ रही थी। वास्को डिगामा जब दोबारा आता है, ठीक है, और इसके बाद जब गवर्नर आते हैं यहां से, वायसराय जब आते हैं यहां से यूरोप से, पुर्तगाल से, तो सबसे पहले अफ्रीका पर ही आक्रमण करते हैं और इनके क्षेत्रों पर ही कब्जा करते हैं। ठीक है, आगे अभी हम देखेंगे, इंटरेस्ट खराब हो जाएगा फिर आपका, पूरा बता दूंगा। तो इस सुल्तान ने तो सारा कुछ भारत के बारे में बता दिया। अगर यहीं पर विरोध करता तो हो सकता है कि वास्को डिगामा मारा जाता या फिर इसको वापस जाना पड़ जाता। और भारत के बारे में अगर रास्ता भी नहीं बताता तो हो सकता है भारत पहुंच भी सकता था, नहीं भी पहुंच सकता था। भारत या अफ्रीका तक क्यों पहुंचा वास्को डिगामा? इसलिए क्योंकि यहां तक के रास्ते की खोज यहां के शासक ने पहले ही कर दी थी, और उसी को तो केप ऑफ गुड होप कहा गया। केप ऑफ गुड होप की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की थी, और उसी केप ऑफ गुड होप होते हुए ये आया था, इसलिए ये यहां तक पहुंच गया था। नहीं तो जैसे कोलंबस भटक गए थे, ये भी भटक करके कहीं चला जाता, है ना। और यहां तक भी आ चुका था, तो ये हिंद महासागर एकदम छोटा सा, अरब सागर ये सब छोटा सा तो है नहीं, ये सब सागर कि तुरंत से पहुंच जाएगा, नदी के जैसा तो है नहीं, बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं भटक जाता। तो आगे बढ़ता है वास्को डिगामा, और यहां से खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें लेकर के और चला जाता है। इसके बाद वास्को डिगामा लंबे सफर के बाद 20 मई 1498 ईस्वी को, ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी, 20 मई 1498 ईस्वी को भारत की धरती को छूता है। कहां पहुंचता है? कालीकट, ठीक है, कालीकट में यह पहुंचता है सर्वप्रथम। कालीकट में पहुंचता है, केरल। यहां पर एक शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, ठीक है, जमोरिन। यहां पर जब यह पहुंचता है, पूरे अपने जहाजी बेड़े के साथ पहुंचता है, इसको जिस जगह की तलाश थी वो जगह इसको मिल चुका था, और यहां पर जाकर के और इनको तैयार कर लेता है व्यापार करने के लिए। कालीकट के राजा जमोरिन से मिलता है, और मिलने के बाद कहता है कि हम आपके यहां व्यापार करने आए हैं, क्या आप अनुमति हमें देते हैं? इन्होंने कहा कि हां देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जमोरिन आखिर तुरंत से तैयार क्यों हो गए? इतने ही पे कल छोड़ा था आप लोगों को, है ना। आखिर ये जमोरिन तुरंत से रेडी क्यों हो गए कि हाँ ठीक है, तुम हमारे यहां से व्यापार कर सकते हो, हमारे यहां रुक सकते हो, जितने दिन तुमको रुकना है रुको, व्यापार करो, यहां से जो भी वस्तुएं ले जानी है ले जाओ। यहां पर अरबों का तो पहले ही से अड्डा था, ठीक है, अरब लोग पहले ही से व्यापार कर रहे थे, चाहे स्थल हो या फिर जल। और पूरे जल में, मतलब कि समुद्र क्षेत्र में अरबों का ही पूरी तरह से आधिपत्य था, कब्जा था। तो अरबों ने विरोध कर दिया, लेकिन जमोरिन ने वास्को डिगामा का साथ दिया और अरबों को खदेड़ दिया, जमोरिन और ये दोनों मिलकर के। बात ये आती है कि आखिर ऐसा क्यों किया, है ना, आखिर ऐसा क्यों किया जमोरिन ने? जो अरबवासी इतने साल से व्यापार कर रहे थे, आखिर उनको खदेड़ करके और इसका साथ क्यों देता है? देखिए, यहीं से हम लोग कहते हैं ना कि हमारे भारत में आपसी मतभेद और फूट के कारण ही दूसरों ने हमारे ऊपर आज तक शासन किया है। यहां भी वही हुआ था, नहीं तो चाहे अरबवासी थे या जमोरिन भी बहुत बड़ी भूल कर रहा था।
जमोरिन को भी अभी मजा आ रहा था कि हमें इनके व्यापार से लाभ होगा, ठीक है, या जो भी शर्तें हैं मान करके, और इसको भी बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन जब दोबारा आता है ना वास्को डी गामा, तो इसके ऊपर आक्रमण कर देता है, इससे लड़ाई करता है, और मजबूरी में इसको अपना तलवार इसके सामने से रखना पड़ता है, संधि करनी पड़ जाती है, ठीक है। और तब ये लोग किला बनाना शुरू करता है यहाँ पे। ऐसे ही नहीं कि आया और किला बनाना शुरू कर दिया, अपना फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया और व्यापार की अनुमति मिल गई थी। ये लोग आक्रमण करता है, ऐसे नहीं था, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि जमोरिन की भी भारत में कुछ राज्यों से दुश्मनी थी, और सबसे बड़ा दुश्मन जो जमोरिन का था वो था कोचीन, ठीक है। कोचीन कोचीन राज्य जो था यह सबसे बड़ा दुश्मन था जमोरिन का, लड़ाई चलती थी। अब जमोरिन ने कहा वास्को डी गामा को कि देखो वास्को डी गामा, हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे या तुम हमारे यहां से तभी व्यापार करोगे जब तुम मेरी मदद करोगे, जब तुम मेरी सैनिक सहायता करोगे। कहा कि बताइए क्या बात है। तो हमें कोचीन राज्य के विरुद्ध अभियान करना है, ठीक है। ये बहुत जो है वो सताता है ना, या इसके साथ हमारी दुश्मनी है। अगर इस पर हमने विजय प्राप्त कर लिया तो चलो तुमको हम ट्रेड के लिए एग्री कर देंगे, तुमको जितना भी व्यापार करना है, जो भी कोठियां स्थापित करनी है तुम कर सकते हो। बस क्या था, बस कोचिंग पर आक्रमण कर देते हैं ये, और कोचिंग पर जमोरिन आक्रमण कर देते हैं। वास्को डी गामा साथ देता है क्योंकि ये आधुनिक हथियार भी लेकर के आया था, इसके बाद आधुनिक सैनिक भी, सारा कुछ था। कोचिन हार जाता है, कोचिन पर इनका शासन हो जाता है, और यहीं से क्या आपको लगता है, क्या यहीं से राजनीतिक में प्रवेश नहीं था यूरोपियों का? यहीं से यूरोपियों का या वास्को डी गामा का भारत की राजनीतिक में प्रवेश शुरू हो जाता है। इसी समय इनको लग चुका था कि भारत के शासक कहीं ना कहीं कमजोर हैं, अगर हमसे मदद ले रहा है ये किसी को मारने के लिए, तो हम इसको भी मार सकते हैं कल, इसको भी हरा सकते हैं कल। है ना। अरबवासी तो खुशबू बहुत पहले से थे, ठीक है। अरबों का भारत या इस क्षेत्र में बहुत पहले से व्यापार चल रहा था, और ये पुर्तगीज तो वास्को डी गामा तो बहुत बाद में आया, ठीक है। अरबवासियों का बहुत पहले से इधर व्यापार चल रहा था, है ना। अब देखिए आगे की कहानी। तो इस तरह से ये भारत में पहुंचता है और जमोरिन के साथ इसका साठगांठ होता है, ठीक है। कौन कह रहे हैं? अल्ताफ इकबाल कह रहे हैं कि आपने तो अब्दुल माजिद को हिस्ट्री से हटा ही दिया क्या? अच्छा, अब्दुल माजिद के बारे में पिछले सेशन में आप लोगों को बताया था क्या? अब्दुल माजिद एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, कल तो बताया था, इसकी चर्चा की थी मैंने कि एक पथ प्रदर्शक थे, और उनके ही दिखाए रास्ते पर और ये भारत तक पहुंच पाता है, वास्को डी गामा पहुंच पाता है ना। बताया था शायद। अल्ताफ इकबाल शायद आप कल का सेशन नहीं देखे होंगे, है ना। चलिए, अब यहां तक ये बात हो गई। अब ये व्यापार करेगा भारत के साथ, ठीक है। अब भारत के साथ ये व्यापार करेगा वास्को डी गामा, भारत से कुछ मसाले लेकर के और जाएगा। कालीकट में कुछ दिन तक ये रहता है वास्को डी गामा, और इसके बाद कालीकट में कहा जाता है कि वास्को डी गामा, कालीकट में वास्को डी गामा
3 महीने तक रहता है, ठीक है, 3 महीने तक कालीकट में ये रहता है, ठीक है, और इसके बाद फिर वापस चला जाता है। लेकिन पता है इस पूरे प्रक्रम में मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टोटल 200 नाविक के साथ ही आया था वास्को डी गामा। लेकिन जब ये वापस जाता है, ठीक है, इस पूरे प्रक्रम में आने से लेकर के, भारत में लड़ाई करने से लेकर के वापस जाने तक केवल और केवल 55 नाविक ही इसके पास जिंदा बच पाए थे, ठीक है, मात्र और मात्र 55 नाविक जिंदा बच पाए थे, ठीक है, 55 नाविक ही जिंदा बच पाए थे। वापस जब ये जाता है तो बहुत सारे मसालों को लेकर के ये जाता है, और वहां पर मसालों को जब ये सेल करता है तो इसको 60 गुना का लाभ होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, 60 गुना का लाभ होता है। जब ये वापस जाता है तो 1499 में सर्वप्रथम ये लिस्बन में पहुंचता है, ठीक है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1499 ईस्वी में वापस जाता है और लिस्बन में पहुंचता है ये, ठीक है, लिस्बन में ये पहुंचता है। जब लिस्बन में ये पहुंचता है, मतलब कि यूरोप में ये पहुंच चुका था, तो भारत की खोज की खबर दूर दूर तक फैल गई, दूर दूर तक भारत की खोज की खबर पहुंच गई थी, ठीक है। दीपू, जर्मनी, इटली, ये सब भी यूरोप के मजबूत कंट्री थे, पर वो दोनों नहीं आए इंडिया। कल बहुत अच्छे से बताया था, ठीक है। जो स्टूडेंट रेगुलर सेशन को देख रहे हैं उनको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप कल नहीं थे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो रेगुलर जो सेशन कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगा समझने में एक एक चीज को, कि आखिर इटली, जर्मनी ये सब ठीक है, पावरफुल होने के बावजूद भी इंडिया क्यों नहीं पहुंच पाए, ठीक है। अब देखिए, जब ये लिस्बन पहुंचा तो इसकी खबर हर जगह लग गई कि वास्को डी गामा गया और भारत से कुछ सामान लेकर के आया, क्योंकि ये चुपचाप जाता और चुपचाप आ जाता तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये तो अपने साथ बहुत सारा मसाला लेकर के चला गया। और मसाला का ये क्या करता, मसाला को सेल ही ना करेगा, और सेल किया तभी तो इसको लाभ हुआ, है ना। जो मसाला ये लेकर के गया, इस मसाला को जब इसने बेचा तो 60 गुना का लाभ हुआ। तो बताइए कि बात पच पाएगी क्या? खबर फैल गई कि अरे यार, नए किस्म का मसाला वहां से आया है, वास्को डी गामा इतना लेकर के, बात फैल गई। तब ये बात पुर्तगाल के राजा के पास जाती है ना, पुर्तगाल के राजा के पास जाती है। पुर्तगाल के राजा कहते हैं कि वास्को डी गामा सुनो, तुम फिर से जाओ भारत, ठीक है। पुर्तगाल के राजा ने पुनः कहा कि तुम भारत जाओ, ठीक है। वास्को डी गामा को भारत भेजा, भारत भेजा। कब आता है? 1502 में। पुनः ये 1502 ईस्वी में इसको भेजा जाता है कि जाओ, और इस बार तुम अपने साथियों के साथ पिछली बार गए थे, इस बार मैं कुछ सरकारी नौसैनिक भी तुमको देता हूं, नेवी वाले, ठीक है। नेवी वाले सरकारी ऑफिसर भी मैं तुमको देता हूं, ठीक है। नेवी वाले सरकारी, चलो ठीक है आवाज। अब इसके साथ नौसेना भी थी। वास्को डी गामा पुनः भारत में 1502 ईस्वी में रुक करता है, और अब तो इसको रास्ता भी पता चल गया था कि कैसे जाना है।
धड़ल्ले से ये आ जाता है। ठीक है, एक बार पुनः ये कालीकट पर आता है और कालीकट के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास करता है। कालीकट के शासक जमोरिन थे, है ना। जमोरिन जिसकी ये मदद करता है पहले, ठीक है, जमोरिन की ये भी भूल थी कि ये हमारे लिए घातक बनेगा आगे चल करके, और जमोरिन के साथ ये लड़ाई करता है। ठीक है, दोबारा जाकर के इसके पास नौसेना भी थी इस बार। ठीक है, कालीकट पर इसने एक नहीं कई सारे बड़े हमले कर दिए। अब यहां के शासक को, जमोरिन को विवश होकर के और संधि करना पड़ा, और इसके बाद इन दोनों के बीच में संधि होती है, एग्रीमेंट, ट्रीटी होती है। ठीक है, संधि होता है। भारत में वास्को डी गामा की सबसे बड़ी ये जीत थी कि किसी शासक को वास्को डी गामा ने इस बार अकेले हराया था। पिछले बार तो ठीक है कोचीन पर आक्रमण किया था, लेकिन जमोरिन ने आक्रमण किया था और वास्को डी गामा ने थोड़ी सी मदद उसमें की थी। लेकिन इस बार वास्को डी गामा ने ही आक्रमण कर दिया और जमोरिन को विवश होकर के और संधि करना पड़ा। ठीक है, इस जीत के बाद पुनः वास्को डी गामा 1502 में ही तुरंत से वापस चला जाता है। ठीक है, 1502 ईस्वी में पुनः वापस चला गया। ठीक है, चला गया ये वापस। जब ये वापस गया, अभी सिर्फ वास्को डी गामा की कहानी बता रहा हूं, अब इसकी और भी प्रशंसा होने लगी पुर्तगाल में, यूरोप में, यार यार कोई नाविक था जिसने इतना बड़ा कार्य कर दिया है। अक्सर हम लोग यहीं तक पढ़ाई, चाहे छोटे किताब हो या अक्सर इतना ही हम लोग जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वास्को डी गामा एक बार फिर आता है भारत। ठीक है, 1502 ईस्वी के बाद एक बार पुनः फिर से वास्को डी गामा आता है और 1522 ईस्वी में आता है। ठीक है, 1522 ईस्वी, 1522 ईस्वी में पुनः भारत आया और इस बार भारत में ही रह जाएगा, मतलब कि भारत में ही ये मर जाएगा इस बार। ठीक है, 1522 में आता है और लंबे समय तक इस बार रहता है, 2 साल तक, क्योंकि इस बार थोड़ा सा इसकी उम्र भी आप देख सकते हैं कि इसकी उम्र भी काफी ज्यादा हो चुकी थी, है ना, और यात्रा के दौरान बीमार भी पड़ चुका था ये। ठीक है, बीमार भी पड़ चुका था, तो 1524 ईस्वी तक ये भारत में रहता है। ठीक है, भारत में 1524 ईस्वी तक भारत में ये रहता है इस बार, और 24 मई 1524 ईस्वी को ही भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 24 मई 1524 को भारत में ही इसकी मृत्यु हो गई। 24 मई 1524 में इसकी मृत्यु हो गई भारत में ही। इसको कोची में दफना दिया गया। ठीक है, कहां दफनाया गया? कोची में। ठीक है, कोची या कोचीन में इसको दफना दिया गया। पता है इसके बाद क्या होता है? 1524 में मरा और कोची में इसको यहीं दफना दिया गया, लेकिन 1538 में फिर से इसके कब्र को खोदा गया और 1538 ईस्वी में 1538 ईस्वी में कब्र खोदा गया। इसका कब्र पुनः खोदा गया 1538 ईस्वी में, और जो भी इसके अवशेष थे वो निकाल करके और फिर लोग पुर्तगाल लेकर के चला गया। ये थी इसकी कहानी, वास्को डी गामा की कहानी। ठीक है।
बात समझ में आई? इतना तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, बनाइएगा नोट्स। चलिए, ओके। अब हम चलेंगे। अब पुर्तगाली जो शासक होंगे वो कहेंगे कि जाओ अपने कर्मचारियों को, अपने ऑफिसर को भारत में भेजना शुरू कर देंगे। एक वायसराय को ये भेजते हैं जिसका नाम होता है अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसको पहला वायसराय बना करके और भारत में भेजा गया। पुर्तगाल का पहला वायसराय बना करके इसको भारत में भेजा गया। ठीक है, चलिए, 1505 में इसको भेजा जाता है और 1509 तक ये रहता है। 1505 से 1509 ईस्वी तक। ठीक है, भारत में ही रहता है। अब थोड़ा हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का नाम कहीं कहीं पे डोम भी मिलेगा। ठीक है, डोम, डोम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा या डोम फ्रांसिस्को या डोम अल्मीडा भी कहीं कहीं पे, ग्रेट डोम अल्मीडा भी कहीं कहीं पे आप लोगों को मिलता है। देखिए, इसकी कहानी यह है कि यह रहने वाला था लिस्बन का। ठीक है, लिस्बन का रहने वाला था और पुर्तगाल का एक रईस व्यक्ति था, सैनिक था और एक खोजकर्ता था ये। ठीक है, अपने परिवार से एक रईस व्यक्ति था ये। ठीक है, रईस व्यक्ति था। ठीक है, एक खोजकर्ता भी था, यह खोजकर्ता भी था, साथ ही साथ एक कुशल सैनिक भी था, कुशल सेना भी था, कुशल सेना भी था ये। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसका जन्म लिस्बन में हुआ था। लिस्बन में एक प्रथा थी उस समय, और यह प्रथा थी कि चाहे सेना हो या नौकरी करने वाले जो भी होंगे वो पुरुष ही होंगे और पुरुषों का ही बोलबाला, मतलब कि उन्हीं के द्वारा जो भी कार्य किया जाता था। ठीक है, महिलाओं को अधिकार वैसा कुछ नहीं था लिस्बन में। ठीक है, तो लिस्बन का ये रहने वाला था। बहुत ही कम उम्र में अल्मीडा सेना में शामिल हो जाता है। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में। 1505 ईस्वी में वहां की सरकार इसको, पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल प्रथम, उनका नाम था मैनुअल प्रथम, मैनुअल प्रथम। ठीक है, ये पुर्तगाल के राजा थे। ठीक है, ये पुर्तगाल के किंग थे, राजा थे मैनुअल प्रथम। अल्मीडा को इसने वायसराय नियुक्त कर दिया।
ध्यान दीजिएगा कि मैं ये जो बात बोल रहा हूं, वेलकम, कि अभी तक अल्मीडा क्या था, एक रईस परिवार से संबंधित था, खोजकर्ता भी था, है ना, और एक सेना था। लेकिन इसको वायसराय बना दिया गया। वायसराय, जिसको गवर्नर जनरल भी कहा जाता है या गवर्नर भी हम कह सकते हैं। आखिर गवर्नर का काम क्या होता है बाबू? गवर्नर का काम समझिए तो एक क्षेत्र का पूरा शासन प्रशासन देखना होता है। इसी के अधीन सारा शासन प्रशासन चलेगा। यानी कि इसमें बहुत बेहतरीन नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, उसी को बनाया जाएगा, है ना। हमारे राज्यों में भी राज्यपाल बनाया जाता है, भले ही मुख्यमंत्री काम करते हैं या मुख्यमंत्री बनाया जाता है या राष्ट्रपति, ठीक है। तो उसके व्यक्तित्व को देख करके बनाया जाता है कि इसमें कितनी क्षमता है, कितना बेहतरीन यह नेतृत्व कर सकता है राज्य का, देश का, किसी भी व्यक्ति को। तो ये सेना था, लेकिन इतना बड़ा पद, गवर्नर का पद या फिर वायसराय का पद, इसको क्यों दिया जा रहा था? अब वायसराय का पद मिल रहा है तो एक छोटे से किसी क्षेत्र के लिए नहीं, भारत के लिए। और भारत जहां पर कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं था कि इनका शासन स्थापित हो चुका था, वहां पर जाकर के शासन चलाना है, नहीं, वहां पर शासन स्थापित करना है, अभी फैक्ट्रियां लगानी है अभी, ठीक है, अपने धर्म का प्रचार करना है अभी। वहां पर अरबवासी पहले से ही अपना सारा कुछ टिकाया हुआ है, व्यापार उनका चल रहा है, विरोध करने वाला बहुत लोग हैं वहां। उस स्थिति में इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर नियुक्त किया गया या वायसराय नियुक्त किया गया था। यानी कि इसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना, इसके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये वही समय था जब भारत विश्व कप जीतने वाला था, और जिस समय भारत विश्व कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में, और कुछ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे उनके आउट होने के बाद शायद युवराज सिंह का जगह था वो वहां पर जाना, लेकिन उनको मना करके और धोनी खुद जाते हैं, ठीक है, कि हम जा रहे हैं, खेलेंगे। बहुत बड़ा रिस्क लिया था, है ना। उसी तरह से यहाँ के राजा ने, मैनुअल प्रथम ने, इसको गवर्नर बना करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। और जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपना नेतृत्व खुद से किया और दिखाया, उसी प्रकार से, और जीता भी, है ना, उस मैच को हमने जीता भी, उसी प्रकार से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भी बिल्कुल खरा उतरता है, ठीक है, खरा उतरता है। नहीं, संधि में जमोरिन को कुछ ऐसा मिला नहीं। संधि में इन लोगों को, देखिए, उतना भी नहीं जानना है। संधि में बस ये उन लोगों के बीच हुआ कि हम यहाँ पर व्यापार करेंगे और यहाँ पर हम अपना फैक्ट्री लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बस ये पढ़ते ना, आगे अभी और चर्चा हमारी चलेगी, ठीक है, जब ये फैक्ट्री लगाएंगे तो, कि फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली नहीं, तो इसलिए ये लोग युद्ध करने लगा, ठीक है। और इसके बाद संधि के तहत जो है वो हुआ कि ठीक है, आप लोग यहाँ पर फैक्ट्री लगाइए, ठीक है, फैक्ट्री लगाइए, ओके। तो कब खुशबू कुमारी कब गवर्नर बनाया गया? 1505 में इसको गवर्नर बनाया गया, ठीक है। 1505 में मैनुअल प्रथम ने इसको गवर्नर बनाया और उसी समय भारत ने इसको भेज दिया, ठीक है। क्लियर इतना? अब देखिए हुआ क्या, अपने जहाजी बेड़े के साथ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत पहुंचता है 25 मार्च 1505 ईस्वी को। 25 मार्च 1505 ईस्वी को भारत के लिए रवाना होता है, लिस्बन से भारत, ठीक है, लिस्बन से भारत की ओर रवाना होता है ये 25 मार्च को, ठीक है। इसके साथ इस बार 1500 सैनिक थे, ठीक है।
इसके साथ लगभग 1500 आर्मी सैनिक के साथ भारत की ओर कूच करता है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि वास्को डिगामा आता है, उस तरह से ये नहीं आया, आया उसी रास्ते से, लेकिन भारत के पहले भी इसने युद्ध कर लिया, ठीक है, अलग अलग जगहों पर। अब देखते हैं कहानी। देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जैसा कि आपको पता है कि नीले जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, यही सब लेकर के आया था। जैसे ही ये अफ्रीका में पहुंचता है, ठीक है, जैसे ही यह अफ्रीका में पहुंचता है, इधर ऐसे आते हुए यहां पर ये सब जो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, इधर जो द्वीप थे, इन सब पर इसने अटैक कर दिया, ठीक है, इन सब पर इसने अटैक कर दिया, लूटपाट मचा दी इसने। क्योंकि अच्छा, थोड़ा सा मैं बताना एक चीज और भूल गया था, सॉरी। देखिए, मैं यहाँ पे एक कहानी थोड़ा भूल रहा था। बात आती है कि मैं जब बता रहा था अभी आपको कि ठीक है, मैनुअल प्रथम ने फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को ही क्यों गवर्नर बनाया, क्या कारण था कि इसको गवर्नर बना दिया? तो देखिए, यूरोप में ही और पुर्तगाल में ही कुछ राज्यों में आपस में लड़ाइयां हुई थी, ठीक है, कुछ लड़ाइयां हुई थी, और लगातार 4-5 लड़ाइयों को जीतता है ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 4-5 लड़ाइयों को जीतता है। अभी शासन नहीं चलाना है, अभी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लड़ाई में कुशल हो और लड़ाई करके उस क्षेत्र पर कब्जा कर सके। वो पुर्तगाल और यूरोप में ये कर चुका था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। इसीलिए इसको नियुक्त किया गया था गवर्नर, कि तुमको हम गवर्नर नियुक्त करते हैं, तुमको हम वायसराय नियुक्त करते हैं, जाओ तुम भारत की ओर। अब तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा लड़ाका आदमी था, है ना। तो अच्छा, अंजना कह रही है कि सर आप इतना गहराई से कौन से बुक में पढ़ाई की हैं, बताइए। अच्छा, आप लोगों के पास जो भी किताबें हैं, आप लोग कहते हैं या बहुत लोग बताते हैं कि स्पेक्ट्रम बुक को पढ़िए, इस बुक को पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। लेकिन जो मैं कहानी आप लोगों को जितना बता रहा हूं, क्या ये सब किताबों में मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलेगा। अभी देखिएगा ना, बहुत कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा, इतना हिस्ट्री डीप में जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी ने इस बार रुलाया है सबको, हम लोग इतना डीप में जाकर के तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, कि एक भी क्वेश्चन न छूटे इस बार। नहीं नहीं नहीं, प्रेरणा फास्ट नहीं पढ़ाएंगे, ये जल्दीबाजी नहीं है 68वीं बीपीएससी के जैसा कि 1-2 महीना टाइम है, हमारे पास लंबा समय है। और मैं सिर्फ एक टीचर नहीं हूं कि मुझे ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, मुझे पॉलिटी भी पढ़ाना है, मुझे हिस्ट्री बिहार स्पेशल आपको इतने बेहतर से करा देना है, और भी कुछ चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा या जो भी हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे, एकदम स्लोली, अच्छे से और डीप में पढ़ाएंगे, ठीक है। ताकि देखिए, ये सब चीजें अगर आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो क्या आप लोगों को नहीं लग रहा है कि इस कहानी को सुन करके या हम जो नोट बना रहे हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा वास्को डिगामा के बारे में, तो क्या आप बहुत अच्छे से उसको नहीं बता पाएंगे वास्को डिगामा के बारे में? और वही चीज लिखने के लिए आ जाए तो क्या आप नहीं लिख पाएंगे? लिख पाएंगे। तो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम डीप में एकदम चलेंगे, अच्छे से चलेंगे, कि एकदम कहानी बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। ठीक है प्रेरणा, तो ये चीजें थी, ओके। अब देखिए क्या बता रहा था। इस क्षेत्र में आकर के और अफ्रीका के, जैसे वास्को डिगामा सबसे पहले जब अफ्रीका में आता है, मोजाम्बिक ये सब में आता है, और वहां के सुल्तान से मदद लेता है, सहायता लेता है, और उसी सुल्तान ने उसकी मदद की थी, तो ये भारत पहुंच पाया था, ठीक है, भारत पहुंच पाया था। अब जब ये यहां पर आता है, और ये एक कुशल सेना नायक भी था,
और इसके पास अब पावर भी थी निर्णय लेने की। सैनिक भी 1500 अपने साथ लेकर के आया था, और नाव इतना मजबूत लाया था ये ना, इतना मजबूत ये नाव लेकर के आया था कि उस नाव में ये हाथियों को लेकर के आया था। ठीक है, हाथी को, यानी कि हाथी को लेकर के आया था। यानी कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये इसलिए आया था कि हमें युद्ध करना है। रास्ते में अगर कोई आया तो उसके साथ भी हम युद्ध करेंगे। और रास्ते में अफ्रीका आया, और अफ्रीका के कई क्षेत्रों पर इसने कब्जा कर लिया। हाथी युद्ध में काफी महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, और ऐसा नाव इसने बनाया था, ऐसा नाव, और ऐसा नाव इसके पास था कि एक नाव में 4 हाथी आराम से आ जाते थे। ठीक है, मतलब कि पानी में चलने वाला जो नाव है उसमें 4 हाथी मायने रखता है, उतना वजन। ठीक है, नाव टूट भी सकता है, डूब भी सकता है, ठीक है, वजन से। और उसको ये लेकर के आया था, यानी कि हाथी लेकर के आया तो पूरी तरह से ये लड़ने के लिए आया था। सेना भी, हथियार भी, सब कुछ आक्रमण कर दिया, और यहां लूटपाट खूब मचाया इसने। ठीक है, खूब इसने लूटपाट मचाया। ओके, तो अब देखिए, फिर से ये यहां पर आएगा। ठीक है, केरल के तट पर, गुजरात के क्षेत्र पर। ठीक है, और यहाँ के जो लोग होंगे, यहाँ के जो शासक होंगे, इनको हराएगा, लड़ाई करेगा। और अकेले ये लड़ाई नहीं करता है, मतलब अकेले, ये तो इधर से अकेले ही था, लेकिन यहां पर इसने संयुक्त सेनाओं को हराया था। अब कहानी आगे देखिए आप लोग। ठीक है, रोहित, कल आप ही को किसी ने बताया था ना, आप लोग को, आप ही में से किसी स्टूडेंट ने बताया था कि कैसे लैपटॉप में क्लास को चलाना है। ठीक है, उन्होंने बताया था लैपटॉप में चलाने के लिए। ठीक है, जैसे ही यह हिंद महासागर में आता है, ठीक है, जैसे ही यह हिंद महासागर में आता है, इसके मन में एक ख्याल आता है कि एक पॉलिसी लाया जाए, एक नीति लाया जाए, जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेकर के आता है, नीले जल की नीति। कोई शांत जल की नीति भी शायद इसको बोलता है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ये लेकर के आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी ये था कि इसको समझ आ गई थी कि देखो, जिसका भी अगर समुद्र में कब्जा रहा, दीपक यादव कह रहे हैं कि सर उस समय गोला बारूद नहीं था। क्या बात करते हैं, गोला बारूद बिल्कुल था, इसीलिए तो इनके पास आधुनिक हथियार था। गोला बारूद तो अब बाबर ही लेकर के आया था, है ना। जब इब्राहिम लोदी से ये लड़ाई करता है बाबर, है ना, तो बाबर भी लेकर के आया था गोला बारूद। ठीक है, हाँ, ब्लू स्टेट। ठीक है, अब कहानी देखिए, आप लोग कमेंट ज्यादा मत कीजिए, कमेंट पढ़ने में ना मुझे थोड़ा सा, मैं भूल जाता हूं कहानी, जैसे अभी थोड़ा भूल गया था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको समझ आ गई थी कि समुद्र में जिसका राज चलेगा वो इस पूरे क्षेत्र पर राज करेगा, क्योंकि व्यापार समुद्र से ही हो रहा है, मैक्सिमम व्यापार। और व्यापारिक मार्ग पर ही, रास्ते पर ही अगर कब्जा हो जाए, है ना, किसी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूर दूर से माल आना जाना, तो बीच में कोई गांव या कुछ क्षेत्र पड़ता है जहां पर रंगदार लोग रहता है। उन रंगदारों को पैसा देना पड़ता है कि पैसा अगर नहीं देंगे तो आपके गाड़ी को हम जाने ही नहीं देंगे। ठीक है,
तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग भी कहते चलो भाई ले लो, है ना, ले लो। यानी कि उस मार्ग पर, उस क्षेत्र पर उन रंगदारों का, उन लोगों का कब्जा है ना, उनका कब्जा है। अगर वो चाहेंगे तो व्यापार नहीं भी होने दे सकते हैं। यही बात इसको समझ में आ गई थी अल्मीडा को, कि अगर हम पानी में ही सब व्यापार हो रहा है, पानी के माध्यम से ही सब व्यापार हो रहा है, और पानी पर ही अगर हमारा कब्जा हो जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र के हम स्वामी बन सकते हैं। किसी एक क्षेत्र पर जाकर के, चाहे कोचीन हो, गुजरात हो, उस पर कब्जा करने से अच्छा है, उस पर तो कब्जा करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अच्छा है कि हम समुद्र पर कब्जा कर लें, है ना, समुद्र पर ही क्यों ना कब्जा किया जाए। और ऐसा ही किया, इसीलिए ये ब्लू वाटर की पॉलिसी लेकर के आता है, जिसको हम नीला जल नीति भी कहते हैं। ठीक है। हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। 1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी में इसने भारत में भी कई सारे युद्ध, लड़ाइयां लड़ी। जैसे 1509 ईस्वी में तो ऐसा हो गया कि इसको एक संयुक्त सेना से लड़ना पड़ जाता है, महमूद बेगड़ा। ठीक है। मिस्र, इजिप्ट, तुर्की का सेना, तुर्की और गुजरात, ठीक है, इन तीनों ने, गुजरात की संयुक्त सेना, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के और अल्मीडा के साथ लड़ाई लड़ी। ठीक है, संयुक्त सेना ने, और इसमें अल्मीडा की जीत होती है। अल्मीडा जीत जाता है, इनकी हार हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता थी अल्मीडा की। अगर सिंगल सिंगल कोई लड़ता तो चलो ठीक है, लेकिन ये सब मिलकर के और लड़ाई की है। जिस प्रकार से हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था, मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह एक ओर, और एक ओर हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, उसकी जीत हो जाती है ना। और वहीं से अंग्रेजों का पूरी तरह से भारत में कब्जा हो जाता है। वहीं से एक तरह से कहें तो द्वैत शासन प्रणाली भी की भी शुरुआत हो जाती है। पूरे भारत के लोगों को लगता है कि अब अंग्रेजों के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। वही बात यहाँ पर हुआ था। अल्मीडा जब आया और इन तीनों संयुक्त सेनाओं को हराया तो भारत के कई शासकों को लग गया कि ये तो बहुत पावरफुल लोग हैं, इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है ना कि शेर को सवा शेर भी मिल ही जाता है। जब अंग्रेज आते हैं तब इनको फिर पता चल जाता है ना, इनको पता चल जाता है कि आप कितने में हैं। तो इस प्रकार से 1509 ईस्वी तक इसने बहुत ही बेहतरीन ढंग से राजनीतिक सुदृढ़ता प्रदान की भारत में इसने। ठीक है। इस सफलता के बाद हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर अब पुर्तगाली सागर हो गया था। ठीक है, हिंद महासागर अब पुर्तगाली सागर हो गया था। ठीक है, हिंद महासागर अब पुर्तगाली सागर हो गया था। ठीक है, अल्मीडा इसी युद्ध तक 1509 तक ही रहता है भारत में, और इसके बाद ये वापस चला जाता है। ठीक है, इसके बाद ये वापस चला जाता है। हरेंद्र कह रहे हैं कि अभी तक स्थल मार्ग का पता नहीं चला था। स्थल मार्ग का तो पता था ही हरेंद्र, वो तो शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि स्थल मार्ग तो रुक गया था, अवरुद्ध हो गया था। अरबवासी रोक चुके थे उसको कुस्तुनतुनिया पर और इधर अधिकार करके। ठीक है, लाल सागर, फारस की खाड़ी, सब पर इनका अधिकार हो गया था। और अधिकार करके मेन इसीलिए अधिकार इन क्षेत्रों पर कर रहे थे कि यूरोपीय लोग इधर आए नहीं, यूरोपियों को रोका जा सके, उनको इधर नहीं आने देना है। ठीक है, इसलिए वो लोग रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। ये तो रास्ता तो इनको पता ही था यूरोपियों को। ठीक है, लेकिन ब्लॉक कर दिया गया था रास्ते को। तब ये घूमते घूमते इधर से ऐसे पानी से आया था, ऐसे
ठीक है। तो क्लियर हो गया ना? आज इतना ही रहने दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे से चलेगा क्लास कि दिमाग में एकदम बैठ जाए, माइंड में एकदम बैठ जाए। बताइए आप लोग थोड़ा अपना फीडबैक दीजिए कि क्या मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? हाँ, एनसीईआरटी होगा।